सो लेट अस स्टार्ट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल। हम लोग प्रिपेयर कभी कुछ और चीजों के लिए करते हैं और एग्जाम में कोई कभी कभी ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो दिस इज ऑर्डिनरी क्वेश्चन with ordinary adjustment and which was targeted for more than 12 marks, I believe 12 to 14 marks का एक क्वेश्चन आता है। तो यू कैन नॉट टेक इनकम टैक्स लाइटली। कोई चैप्टर आप लाइटली ले लो और छोड़ दो, अरे पीजीबीपी क्या करने का, अभी इंटरमीडिएट में कर लिया था ना, सब कुछ तो आता ही है, अलाउंस डिसअलाउंस क्या होता है, प्लस माइनस। सो लेट अस एक्सरसाइज दैट एंड प्लीज चेक योर प्रिपरेशन कि आप लोगों को बेसिक्स आता है कि नहीं आता। Therefore, we have invested more than month time। अब फाइनल में आने के बाद हमने एक महीने से ज्यादा इन्वेस्ट किया आप लोगों का बेसिक क्लियर करने के लिए कि नहीं बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाते हैं। तो विद दैट बेसिक नॉलेज प्लीज आंसर कि ये एडजस्टमेंट तीन टाइप के होते हैं, एड, लेस एंड डैश। ये तीन टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। मतलब कुछ एडजस्टमेंट डिसअलाउ होके ऐड हो जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट लेस होते हैं, अमाउंट लेस हो जाता है, और कोई एक एडजस्टमेंट होता है जिसको डैश है। डैश है मतलब सर वो एडजस्टमेंट खाली बोलने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है सर, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुझे वो बताना है कि एग्जैक्टली हम किस चीज की बात करते हैं। XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल सिंस 1 अप्रैल 2009। सर आप टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो 2009 से। पहले तो मुझे बताओ 115 बी के लिए एलिजिबल है क्या? 115 बी के लिए एलिजिबल है क्या? पहले तो ये बता दो, यहां वहां की बातें कर लेते हैं जो आपके दिमाग में भी आएगा एग्जाम में जाने के बाद। 115 बी में एलिजिबल है क्या ये? नहीं सर, 115 बी 2009 में था ही नहीं, अभी अभी आया है। 115 बी अभी अभी आया ना बाबा, 2019 में आया, अक्टूबर 2019 में आया, 2023 तक रहेगा। तो ये कंपनी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहले ये थॉट निकाल दो आप लोग, ओके। लेकिन 115 बी डबल ए के लिए एलिजिबल होगी क्या? 115 बी डबल ए के लिए एलिजिबल हो सकती है क्या? सोचो। हाँ सर इसके लिए हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन ने नीचे देखो क्या बोला होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, compute the total income and tax payable for AY 21-22। इग्नोर मैट इग्नोर कर दो भाई, हमने भी कर दिया इग्नोर, अपने को तो आता ही नहीं तो हमने इग्नोर ही कर दिया अभी तक, ठीक है ना। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बी डबल ए, क्योंकि बी डबल ए लग सकता था तो उन्होंने उसको इग्नोर करने बोल दिया, बी ए भी तो है ही नहीं। अच्छा इसका नोट देखो, टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 405 करोड़। अगर टर्नओवर 405 करोड़ होगा, अगर टर्नओवर 405 करोड़ होगा तो मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बता दो ना। इनकम टैक्स रेट कितना आएगा इस कंपनी का, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि ऑल्टरनेटिव में तो जा नहीं रहा है। विजय मेरे पास अगर बंदूक होगा ना तो मैं यहां से गोली मारता, साले मुंबई में मरता। अरे टर्नओवर 405 करोड़ है सूरज, मतलब बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट रहने दो, इधर छोटी छोटी एडजस्टमेंट में हम लोग मर गए। 405 करोड़ ना, एक्सीडिंग 400 करोड़ हो गया, तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 30% ना बाबा। इतना टाइम थोड़ी ना के लगता है, वो तो दो तीन अपने अच्छे बच्चे तो रिप्लाई देते हैं, बाकी लोग तो खाली जिंदगी के मजे ले रहे हैं बस। कि मरने दो, पहले विजय को गाली खाने दो, बाद में हम बताएंगे। बेचारा, सुनो, साइली हंस रही है। XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा मैन्युफैक्चर आने देखने के बाद आपके माइंड में एक पॉइंट एक बात आ जानी चाहिए कि ये कंपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल होगी ना अभी, क्योंकि हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम में जा रहे हैं ना। ऑल्टरनेटिव स्कीम में नहीं जा रहे, नॉर्मल स्कीम में जा रहे, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना। हेलो, डू यू अग्री? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ना नॉर्मल स्कीम में? यस। हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये बात याद रखना। डेप्रिसिएशन अभी उसने क्या बोला देखो, इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज 700 लाख आफ्टर वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डेबिट और क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम। अब आप लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो इंटरमीडिएट में जब क्वेश्चन आता था ना वो टी फॉर्म में आता था। इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आता था वो टी फॉर्म में आता था, और यहां पे नेट प्रॉफिट लिखा जाता था 700 लाख,
और फिर आप लोग यहाँ पे देखते थे डेबिट एडजस्टमेंट और बोलते थे ऐड एडजस्टमेंट लेस एडजस्टमेंट, फिर क्रेडिट में होता था। तो वो फॉर्मेट अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग फाइनल में आ चुके हो, फाइनल में वो लोग आपका इंग्लिश भी चेक करते हैं, हाउ डू यू रीड इंग्लिश एंड हाउ डू यू इंटरप्रेट इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो क्रॉस चेक हियर। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि 700 लाख आपका प्रॉफिट आ गया है आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो आप समझो अभी नीचे का आइटम कौन सा डेबिट हुआ रहेगा और कौन सा क्रेडिट हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग, इंग्लिश, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ चेक किया जाएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। यूजफुल लाइफ मतलब एसएलए मेथड एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 50 लाख। जल्दी बोलो, ये एडजस्टमेंट ऐड करूं लेस करूं, क्या करूं इसका? ऐड लेस डैश, जल्दी जल्दी बोलना है। आए रामेश्वर बता रहे सर लेस कर दो। बेटा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेबिट हुआ है ना, डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी डेबिट करके रखा है ना तुमने पीएनएल को। आफ्टर लिखा ना, आफ्टर को हाईलाइट भी किया मैंने अभी। पांडा भी लेस ही बता रहा है। हाँ इसको सर ये आज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, इसको तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ इसको ऐड करना पड़ेगा। बेसिक्स में गलती करेंगे हम लोग, मैं आपको वही बता रहा हूं। बेसिक्स ठीक नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है इनकम टैक्स का, आगे जाके आगे का पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। फाउंडेशन पहले ठीक कर लो आप लोग। अभी भी आप लोगों के हाथ से टाइम नहीं गया हुआ है। सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है, सारे लेक्चर अपलोडेड है। बहुत सारे नालायक बच्चों ने बेसिक लेक्चर मिस किए, इंटरमीडिएट के चैप्टर चालू थे करके। आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ये सब बेसिक्स है, ये सब इंटरमीडिएट के बच्चों को आता है, बीकॉम के बच्चों को आता है। अब देखता हूं नेक्स्ट वाला। हाँ विजय ने बरोबर बोला, हटाया। हाँ यार तू जब सही बोलता है तो तेरा अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, तो हमेशा डिप्रिशिएट ही होते रहता है हम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 2 लाख रुपीज एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 2 lakh rupees for the month of March were remitted on 30th June 2021। 30 जून को दे दिया, 30 जून को दे दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेक्शन 43B क्या बोलता है? सेक्शन 43B बोलता है सर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, रिटर्न भरने के पहले आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब जमा कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो था ना, इट वाज सपोज्ड टू बी डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव फंड। और ईपीएफ का ड्यू डेट अप्रैल में आता है, मार्च का ड्यू डेट अप्रैल महीने में रहता है, इन्होंने जून में डिपॉजिट किया हुआ है। तो मुझे बता दो मैं क्या करूं, ये पहले वाले 2 लाख को क्या करूं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्या करूं, ये 2 लाख को क्या करूं? ऐड लेस इग्नोर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, रिप्लाई देना पड़ेगा। वेरी गुड अमय, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्या करो? इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको इग्नोर कर दो सर, इग्नोर, आईजी लिख देता हूं, इग्नोर, इसको इग्नोर कर दो। लेकिन ये जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है ना, इसको ऐड करना पड़ेगा सर। ये 2 लाख रुपए ऐड होगा, ये ऐड एडजस्टमेंट है क्योंकि ये डिसअलाउड होने वाला है। चलो ठीक है। कंपनी appended a note to its income statement that industrial power tariff concession of 2.5 lakh was received from the state government and credited to the profit and loss account। गवर्नमेंट ने कुछ इनको पावर सब्सिडी दी है, ये सब्सिडी है, सब्सिडी, सब्सिडी उन्होंने पीएनएल को क्रेडिट किया। बोलो तो क्या करूं मैं? दे हैव क्रेडिटेड सब्सिडी टू पीएनएल, राइट है कि रॉन्ग है? गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला, पावर सब्सिडी मिला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने सब्सिडी को पीएनएल के क्रेडिट में किया। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये राइट है कि रॉन्ग है? तो सब्सिडी को कहां लिखना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? जो लोग रॉन्ग बोल रहे हैं, अमय, राम, अदर्स, आईएफओएस, लाइबिलिटी में सब्सिडी इनकम है ना भाई, इनकम मतलब पैसा मिला है, लाइबिलिटी कैसे हो गई? वो पैसा रिसीव किया है ना आप लोगों ने, सब्सिडी दी है आप लोगों को, सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। तुम लोगों का ना अकाउंटिंग ही खराब है,
कभी तुमने AS12 पढ़ा है जिंदगी में? AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स करके होता है, वो जाने दो। मैंने खुद अपने हाथों से आप लोगों को सब्सिडी का प्रोविजन पढ़ाया पीजीबीपी चैप्टर का, जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ा रहा था तब। सब्सिडी दो टाइप की होती है, मैंने आपको पढ़ाया है। एक टाइप का सब्सिडी होता है कैपिटल नेचर, एक टाइप का सब्सिडी होता है रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर सब्सिडी को तभी बोला जाता है जब ये किसी फिक्स असेट के सामने मिलता है। जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने मुझको 70 करोड़ का सब्सिडी दिया, तो डिप्रिसिएशन 30 करोड़ पे आना चाहिए, तो लेस फ्रॉम द असेट। सब्सिडी का अमाउंट लेस होता है फ्रॉम द असेट, याद रखो ये बात। सब्सिडी का अमाउंट लेस होता है फ्रॉम द असेट अगर वो कैपिटल सब्सिडी होता। पावर सब्सिडी का मतलब ये होता है कि तुमने पावर एंड फ्यूल को डेबिट किया होगा, पावर एंड फ्यूल को डेबिट किया होगा पीएनएल के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, मैन्युफैक्चरिंग मतलब पीएनएल के डेबिट में, मतलब आपने एक्सपेंस को चार्ज किया होगा। गवर्नमेंट ने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको सब्सिडी दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, जिन्होंने भी ये बोला आईएफओएस, आईएफओएस किसने बोला था? किसी ने तो आईएफओएस बोला था, जाने दो, नाम ऊपर चला गया उसका। सूरज, सूरज ने बोला था। सूरज बेटा, अगर एक्सपेंस अगर पीएनएल में डेबिट हुआ है तो उसका जो सामने रिम्बर्समेंट दिया है गवर्नमेंट ने, वो कहां पे क्रेडिट होना चाहिए? बिजनेस इनकम होना चाहिए कि आईएफओएस का इनकम होना चाहिए? गवर्नमेंट ने पावर सब्सिडी दिया है, पावर एक्सपेंडिचर जो है उसके सामने सब्सिडी दिया हुआ है। बिजनेस एक्सपेंडिचर का बिजनेस इनकम है ना, और उन्होंने क्रेडिट करके रखा हुआ है, तो हैव दे डन एनीथिंग रॉन्ग? फिर से पूछ रहा हूं मैं, कुछ गलत किया उन्होंने यहाँ पे? No. कुछ भी नहीं किया, तो ये इग्नोर एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, इसको कुछ नहीं करना है। क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया है। कंपनी हैड प्रोवाइडेड, कंपनी हैड प्रोवाइडेड 25 लाख बीइंग सम एस्टिमेटेड, अच्छा एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं है, टुवर्ड्स पेबल टू द वर्कर्स बेस्ड ऑन अग्रीमेंट टू बी एंटर्ड विद द वर्कर्स यूनियन टुवर्ड्स पीरियोडिकल वेज रिवीजन वंस इन अ 3 ईयर। 3 साल में एक बार ये रिवीजन होने वाला है, और होता ही है 3 साल में एक बार आपका पगार बढ़ता है, तो उन्होंने बोला उसका एक एस्टिमेट निकाल के कंपनी ने उसको प्रोविजन करके डेबिट करके रखा है। प्रोवाइडेड मतलब डेबिट होता है, हमेशा याद रखो। प्रोविजन इज बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेशन, प्रोविजन इज बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेशन ऑफ वेजेस एंड रीजनेबल सर्टेनिटी है। अच्छा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये एक्सपेंस कंटिजेंट है, कंटिजेंट थोड़ी ना क्या है, ये होगा ही होगा, नहीं होगा तो हड़ताल होगी, कंपनी बंद करवा देंगे मेरी वो लोग। तो ये रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ये खर्चा होना ही है, ये होना ही है सर, ये खर्चा होना ही है, और उसका प्रोविजन क्रिएट करके रखा है। बोलो कुछ गलत किया है कंपनी ने? ये खर्चा होना ही है और उन्होंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, डेबिट करके रखा है पीएनएल को। जब रीजनेबल सर्टेनिटी है कि खर्चा होना ही है, तो डेबिट करना सही था कि गलत था? राइट था ना, तो राइट था तो करके रखा उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड हमें, चलो आगे चलता हूं। कंपनी हैड मेड प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स टुवर्ड बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टोटल सन्ड्री डेटर्स वर 200 लाख, टोटल डेटर्स वर 200 लाख, तो आरडीडी जो होगा, आरडीडी वो 20 लाख का होगा। मुझे बताओ, क्या हम इनकम टैक्स में आरडीडी का डिडक्शन देते हैं ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को? डू वी प्रोवाइड आरडीडी का डिडक्शन? जल्दी बोलो, क्या आरडीडी का डिडक्शन देते हैं हम लोग? जी नहीं, जी नहीं, हम बैड डेट्स का डिडक्शन देते हैं, बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है, आरडीडी का डिडक्शन नहीं मिलता। तो क्या करूं इसका, एडजस्टमेंट नंबर 5 का क्या करूं? Add. वेरी गुड विजय, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। डिसअलाउ करेंगे सर, एड बैक करेंगे। अ डेटर हु ओड द कंपनी अमाउंट ऑफ 40 लाख वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एंड हेंस वाज रिटर्न ऑफ बाय डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो है इसको बैड डेट बोला जाता है। इसको क्या करूं? बैड डेट डेबिट किया उन्होंने पीएनएल को, ये एक्चुअल बैड डेट है 40 लाख का। वेरी गुड अमय, वेरी गुड विजय। सर इसको इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि ये अलाउड है, जो अलाउड है वो उन्होंने करके रखा हुआ है। अगर उन्होंने कुछ सही करके रखा है तो उसको सही बोलना चाहिए ना हमको। ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में, क्लॉज 7 में इसका डिडक्शन मिलेगा सर, इसका डिडक्शन मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
sundry creditors include amount of 50 lakh payable to A and company towards supply of raw material. क्रेडिटर में इनका 40-50 लाख का अमाउंट था, which remain unpaid due to quality issue. हमने बोला आपका क्वालिटी घटिया था, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमारी लाइबिलिटी थी वो. An agreement has been made on 31st March 2021 to settle the amount at a discount of 75% of outstanding. The amount waived is credited to profit and loss account. बोलो क्या करना है इसका? हुआ क्या, मुझे आप लोगों को 50 लाख देना था, मैंने बोला क्वालिटी एकदम खराब है, आपने बोला ठीक है खराब क्वालिटी का भी कुछ दे दो ना सर, तो 75% आपने वेव कर दिया, मतलब 37.5 लाख आपने वेव कर दिया, माफ कर दिया मेरा, ठीक है ना पैसा, मतलब बाकी का आपको दूंगा, जो दूंगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो माफ कर दिया ये इन्होंने पीएनएल के क्रेडिट में डाल दिया. बोलो पहले तो राइट किया कि रॉन्ग किया? राइट. मेरा क्रेडिटर वेव करना, लाइबिलिटी खत्म करना, एक्सपेंस को कम करना, इनकम ही तो होता है. एक्सपेंस कम करोगे मतलब इनकम बढ़ गया ना. परचेस मैंने पहले डेबिट किया होगा, और क्रेडिटर को आप जब वेव करते हो तो ये डीम्ड बिजनेस इनकम है. दिस इज अ डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41. रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है ये आइटम, सेक्शन 41 का आइटम है. चलो ठीक है, तो ये इग्नोर करना पड़ेगा. क्यों इग्नोर करना पड़ेगा? क्रेडिट होना था, क्रेडिट हो गया है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वर 200 लाख एंड 255 लाख. ऑलरेडी ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, ठीक है ना, 200 लाख एंड 255 लाख, एंड दे वेर ओवर वैल्यूड बाय 10%. ये ओवर वैल्यूड करके रखा है, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है. तो ये कितना परसेंट होगा मुझे बताओ? ये 90% है, ये 100% है, कि ये 110% है? जो एक्चुअल फिगर दिया है वो कितना परसेंट है इन तीनों में का? ऑलरेडी ओवर वैल्यूड करके रखा है लोगों ने. पूजा अमय, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड. सर ये 90 नहीं है क्योंकि ओवर वैल्यूड हुआ है, मतलब वैल्यू ज्यादा करके दिखा है, तो ये 90 नहीं है, 100 भी नहीं है, ये 110 है. अगर 255 110 होता है तो 100 कितना? तो कैसे करेंगे हम लोग? 255 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करेंगे तो कितना आता है? जल्दी बोलो. दो डेसिमल तक आप बता सकते हो. हाँ, तो जो ऊपर का वैल्यू है आपको तो पता है ना, आपको पता है कि अगर दी तेरा एनोटेशन बंद कर दे, हाँ, तो यहां पे क्या किया देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा के दिखाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा के दिखाया हुआ है 10% से, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस उतना कम हुआ है, ठीक है ना. और क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा के दिखाया हुआ है तो मेरा प्रॉफिट उतने से बढ़ा हुआ है. तो क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ओपनिंग स्टॉक का अगर मैं कम करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट लेस हो जाएगा. इसलिए ये ऐड एडजस्टमेंट और ये लेस एडजस्टमेंट है. मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज में बता दिया, दिस इज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट. इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है. आपने अकाउंटिंग ही गलत किया था तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, बस अकाउंटेंट का भी हम लोग गलती सुधार देते हैं. प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेट, और इसको याद रखो, ये बार बार आएगा. बेस ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन अगर होता है तो हम उसको अलाउड करते हैं. वॉज 500 लाख एंड एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 300 लाख. तो 500 लाख का आपने प्रोविजन बनाया था, लेकिन एक्चुअल में आपने 300 ही पे किया, तो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा आपने 200 लाख का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी जो बनाया था उसको डिसअलाउ किया जाता है. ये ऐसे ही एडजस्टमेंट आता है, जितना आप पे करने वाले थे उतना ही ग्रेच्युटी आप लोगों को अलाउड होगा, जितना आपने एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है वो डिसअलाउड हो जाता है. ठीक है. कमीशन ऑफ ₹1 लाख पेड टू द रिकवरी एजेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एंड रेमिटेड एज पर चैप्टर 17B. मतलब टीडीएस आपने डिडक्ट करके जमा कर दिया. कमीशन एजेंट है, 194H लगता है उसको, जो भी उसका टीडीएस आया था आपने डिडक्ट किया और डिपॉजिट कर दिया. बोलो सही किया गलत किया, राइट और रॉन्ग?
कमीशन 1 लाख का पे किया, उसका टीडीएस डिपॉजिट किया और जमा भी कर दिया। राइट किया कि रॉन्ग किया? सर राइट किया, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। टीडीएस अगर नहीं जमा करते तो 30% डिसअलाउ हो जाता, लेकिन जमा कर दिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी हैज परचेज 500 टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर as a packing material at a price of 30,000 per ton from PQR, a firm in which majority of directors are partners. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, बरोबर ना? आरपी ट्रांजैक्शन हो गया ना, रिलेटेड पार्टी। अरे यहाँ के डायरेक्टर्स वहां के पार्टनर है तो रिलेटेड पार्टी, इतना तो समझ में आ रहा है ना? रिलेटेड पार्टी बोले तो सेक्शन 48(2) लगता है, फिर आपको पता है। रीजनेबल पेमेंट होगा तो अलाउड हो जाएगा, अनरीजनेबल एक्सेसिव पेमेंट क्या होगा तो एक्सेस डिसअलाउड हो जाता है। तो यहाँ पे पीक्यूआर's नॉर्मल सेलिंग प्राइस इन द मार्केट इज 28,000। आपने नॉर्मल लोगों से ज्यादा लिया, वेरी गुड सूरज, आपको 2,000 रुपया पर टन ऐड करना पड़ेगा। 2,000 इंटू 500 टन करो, डिवाइड बाय लैक्स करो, क्योंकि हमें वैल्यू हमें लैक्स में चाहिए, रुपीज में नहीं चाहिए। तो 2,000 इंटू 500 डिवाइड बाय 1 लाख, उतना आपके उतनी जो अमाउंट आएगी उतनी आपकी एड बैक हो जाएगी। ठीक है। Additional information. There was addition to the plant and machinery amounting to rupees 50 lakh as on 10th June 2020. मुझे बताओ एडिशन हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का which was used for more than 180 days. तो इसका फुल डेप्रिसिएशन और हाफ डेप्रिसिएशन? सर फुल डेप्रिसिएशन। सर इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन एडजस्टेड इन द बुक्स। ठीक है, तो हम कर लेंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स इज 80 लाख। 80 लाख सर हमने बुक का डेप्रिसिएशन ऐड किया था तो ये लेस हो जाएगा, तो ये लेस एडजस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी हैड क्रेडिटेड सब कॉन्ट्रैक्टर अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन 31st March 2020। लास्ट ईयर उसको क्रेडिट करके रखा था टुवर्ड्स रिपेयरिंग ऑफ द मशीनरी कंपोनेंट। Tax so deducted was remitted on 31st December 2020। लास्ट ईयर में ये डिसअलाउड हुआ रहेगा ना 30% इसका। ये डू यू अग्री? देखो ना, लास्ट ईयर में टीडीएस जमा नहीं किया गया था। रिटर्न भरने के लिए लास्ट ईयर का जो आरओआई होगा, लास्ट ईयर का जब आरओआई भरा होगा तो 30% डिसअलाउड किया होगा। अच्छा, वो टेम्पररी डिसअलाउंस होता है। टेम्पररी डिसअलाउंस मतलब जिस साल में डिफॉल्ट किया उस साल में डिसअलाउड हो जाएगा, और जिस साल में आपने ठीक किया उस साल अलाउड हो जाएगा। वेरी गुड सूरज, जिस साल आपने डिफॉल्ट सही किया उस दिन अलाउड हो जाएगा। तो आपने करंट ईयर में डिफॉल्ट को सही किया तो इस साल में अलाउड होगा, लेकिन पूरा थोड़ी ना क्या अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा करंट ईयर में? अरे जितना डिसअलाउड हुआ था उतना ही अलाउड होगा ना। तो डिसअलाउड कितना हुआ था? 10 लाख रुपीज का पेमेंट है ना, तो खाली 3 लाख रुपीज अलाउड होगा। अभी जितना डिसअलाउड हुआ था उतना ही अलाउड होगा, पूरा थोड़ी ना कि 10 लाख अलाउड होगा। 7 लाख तो लास्ट ईयर ही अलाउड हो गया था। द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख एज अ जीएसटी फ्रॉम कस्टमर एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट्स। हाउएवर एन अपील मेड on an appeal made, the High Court directed the department to refund 3 लाख रुपीज। ये बात जरा समझो, ये एडजस्टमेंट केस लॉ को लेके पकड़ के आया हुआ है। 7 लाख का जीएसटी मैंने पार्टी से कलेक्ट किया और मैंने इनकम टैक्स को भर भी दिया। ऑब्वियसली ये मेरे पॉकेट में से गया हुआ पैसा नहीं है, मैंने अपने कस्टमर से पैसा लिया और डिपार्टमेंट को भर दिया, और बाद में मैंने इसके ऊपर अपील किया और अपील में मैं जीत गया। तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बोला क्लाइंट के 3 लाख रुपया रिटर्न कर दो, मतलब मेरे 3 लाख रुपया। लेकिन मेरे तो 3 लाख थे ही नहीं, क्योंकि 7 लाख मैंने अपने पॉकेट में से भरे नहीं थे, मैंने तो क्लाइंट से लेके भरे थे। द कंपनी इन टर्न रिफंडेड ओनली 2 लाख रुपीज टू द कस्टमर। आपने डिपार्टमेंट से 3 लाख लिया और 2 लाख रुपीज रिफंड किया। अभी तक आपने 1 लाख रुपया रिफंड नहीं किया, वो आपने करंट लाइबिलिटी में दिखाया हुआ है। क्योंकि आपने अभी तक उसको रिफंड नहीं किया, कोर्ट ने जजमेंट ने बोला कि ये 1 लाख रुपया आपका इनकम माना जाएगा। जब आप पे करोगे तब आपको डेबिट करके दे देंगे, लेकिन अभी आपका इनकम बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको 3 लाख आया हुआ है। 3 लाख ने का 2 लाख रुपया आपने सामने पे किया हुआ है। ये एक एडिशनल एडजस्टमेंट है, नया एडजस्टमेंट है। हर सेक्शन में आपको पढ़ने, हर क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट मिलेगा। फटाफट प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर देख लेते हैं, सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है। घर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो बिंदास करते रहो। हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी का कैलकुलेशन विद नेट प्रॉफिट गिवन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे 700 लाख था।
डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट ऐड कर दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन को डिसअलाउड किया गया। क्यों डिसअलाउड किया, उसका लॉजिक पढ़ो। सिंस एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर पीएफ एक्ट and the same was not allowable as per section 36 subsection 1, since the same has been debited to the profit and loss account, it has to be added back, इसलिए हमने इसको डिसअलाउड कर दिया। हमारी भी ये बात हो गई थी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सर डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने रिटर्न भरने के पहले ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इसको हमने डिपॉजिट कर दिया है, तो ये डिसअलाउड नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर वेजेस पेएबल टू द वर्कर्स, क्योंकि ये रीजनेबल सर्टेनिटी पे था। आईसीडीएस 10 मतलब एएस 29 जैसा जो है, ठीक है ना, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, तो प्रोविजंस क्रिएट करना बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्डिंग आया था रीजनेबल सर्टेनिटी फॉर रिकॉग्निशन, तो सर ये प्रोविजन अलाउड हो जाता है, ये डिसअलाउड नहीं होता। ये आईसीडीएस का इफेक्ट भी उन्होंने दिखा के दिया है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर आरडीडी ऑब्वियसली ये डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये खाली बैंकिंग कंपनीज को अप्लाई होता है, अलाउड खाली बैंकिंग कंपनीज को होता है, बाकी किसी कंपनी को प्रोविजन अलाउड नहीं होता, तो डिसअलाउड हो जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोविजन। हाँ, एक्चुअल बैड डेट आप लोगों का, एक्चुअल बैड डेट जो है वो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में अलाउड हो जाता है, और क्योंकि उसने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ था तो हमने यहाँ पे नील एडजस्टमेंट दिया, हमने कुछ एड बैक नहीं किया। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मैंने आपको क्या बताया, 500 लाख का आपने क्रिएट किया था, लेकिन 300 लाख का पे किया, तो जितना नहीं पे किया गया है उतना 40A7 में डिसअलाउड हो जाता है, तो हमने 2 लाख रुपीज यहाँ पे या 200 लाख रुपीज हमने यहाँ पे जमा कर दिया। कमीशन एजेंट को हमने कमीशन पे कर दिया है, और कमीशन पे किया, टीडीएस भी जमा कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डिसअलाउड होगा ही नहीं, ठीक है ना, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। परचेस ऑफ पेपर एट हायर प्राइस देन द फेयर प्राइस, आपको तो पता ही है 30,000 रुपया आपने ज्यादा दे दिया, क्योंकि फेयर प्राइस तो 28,000 था, तो 2,000 इंटू 500 टर्न करोगे तो 10 लाख रुपया आता है, ये डिसअलाउड हो गया 48 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। जीएसटी नॉट रिफंडेड, जितना से आपने जीएसटी नहीं रिफंड किया उतना तिरुमलेश्वर स्वामी नायडू एंड सन्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने बोला जितना जीएसटी आपने रिफंड नहीं किया उतना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी करके याद रखोगे चलेगा, आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना आपकी इनकम में ऐड होगा, ऐसा उन्होंने बोला, इतने सारे ऐड एडजस्टमेंट हो गए। आइटम क्रेडिटेड, ये देखो, पावर कंसेशन रिसीव्ड, ये क्या है, एनी असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ इंटर एरिया कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम एज पर सेक्शन 224 since the same has been credited to profit and loss account, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस इनकम था, क्रेडिट करके रखा था। डिस्काउंट गिवन टू सन्ड्री क्रेडिटर 75% का, सर वो भी हमारा इनकम था, हमने ऑलरेडी क्रेडिट करके रखा था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हमें माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक उन्होंने किया, डिफरेंस निकाला पहले तो 200 और 255, इन दोनों का डिफरेंस, एक्स्ट्रा स्टॉक जो था वो 55 लाख का था, तो उन्होंने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 किया, और आपका 5 लाख का जो डिफरेंस उन्होंने निकाला हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग का एक ही टाइम पे उन्होंने कर दिया, सर उतना हमारा यहाँ से उन्होंने लेस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था आपका, क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट कम होता है, इसलिए इसको इन्होंने कम किया हुआ है 55 लाख के ऊपर। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 55 लाख था, 255 माइनस 200 लाख इज इक्वल टू 55 लाख, खाली उन्होंने नेट के ऊपर इफेक्ट दे दिया। टाइम खत्म होने आया है। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% होता है, और क्योंकि ये 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी फुल ईयर के लिए अप्लाई किया गया था, तो 20% इंटू 50 लाख इज इक्वल टू 10 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें सर। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर वेयर टैक्स डिडक्टेड लास्ट ईयर वाज रिमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट के बाद करोगे तो लास्ट ईयर में जो डिसअलाउड हुआ रहेगा वो इस साल में आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलती से यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लॉस टाइप हुआ है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हेडिंग था किधर का तो इधर मिक्स हो गया। तो 8 करोड़ 85 लाख का हमारे पास क्या आ गया, 885 लाख ले लेता हूं मैं, 885 लाख हमारा टोटल इनकम आ गया। टैक्स रेट मैंने आपको बता दिया था, इसका 30% होगा, क्योंकि सर इसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो 30% आपने इसका ले लिया, 265.5 आता है। सर सरचार्ज लगेगा क्या, हाँ सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 7% का सरचार्ज लगेगा, तो सरचार्ज लगाने के बाद आपका जो टैक्स आता है वो आता है 18,58,000 का सरचार्ज लग गया 500 का, तो 2 करोड़
284 लाख 0.085 आता है कैलसी पे, तो यही अमाउंट आ गया आपका। उसमें सर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4%, वो आपका 11.36 आपका सीएस आ गया, प्लस इक्वल टू कर दो तो 295.44 आपका टैक्स ऑफ लाइबिलिटी आ गया। बोलो क्लियर है क्या आप लोगों को? कोई डाउट होगा तो पूछो। उसके बाद कुछ नोट्स आपको लिखने हैं, जो भी आपकी मर्जी करती है, 2-4 नोट्स आप लिख सकते हो हमेशा, जैसा भी आपको ठीक लगे।